शिवेश को निहित की वो बात बार बार याद आ रही थी जब निहित ने शिवेश से कहा था कि चाहे जो हो जाए आप दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। महाराज की मौत के बाद शिवेश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसके अंदर का युवराज शिवांश बहुत ज्यादा दुखी था, जिसका प्रभाव शिवेश पर भी पड़ रहा था और वो अकेले रहने लगा था। अकेले ही महल से कहीं भी जाता था। पिछले 8 दिनों से त्रिशा अकेले ही महल में थी और शिवेश महल के या राज्य के कामों में व्यस्त था। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए शिवेश ने वहीं जंगल के बाहर रुकने का फैसला किया। वो 10 सैनिकों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। जंगली जानवर रात के वक्त जाग जाते हैं और सैनिकों के साथ इतने घने जंगल में जाना सही नहीं था। कैसे भी करके शिवेश को सुबह का इंतजार करना ही था। सुबह होते ही वो लोग उस जंगल की ओर चल दिए जहां शिवेश ने प्रीतम को जाते हुए देखा था। समीक्षा के द्वारा लिखा हुआ खत वैदेही ने फाड़ कर फेंक दिया था। उधर समीक्षा उसके पिता द्वारा भेजे गए सैनिकों का इंतजार कर रही थी जो उसे खत देंगे और बताएंगे कि वो लोग समयपुर पर कब हमला करने वाले हैं। समीक्षा की घिनौनी चाल के बारे में वैदेही चाहती थी कि वो महारानी रुक्मणी को बता दे, लेकिन शिवेश ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि शिवेश अच्छे से जानता था कि महारानी रुक्मणी किस तकलीफ से गुजर रही है और फिलहाल उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी खबर नहीं देनी चाहिए जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए। ये सब समझाते हुए शिवेश ने वैदेही को तो समझा दिया था कि कुछ भी हो जाए उसे फिलहाल महारानी रुक्मणी को कुछ नहीं कहना है और ना ही उन्हें कुछ बताना है। लेकिन शिवेश खुद बहुत ज्यादा विचलित था। उसने महारानी रुक्मणी से वो उम्मीद नहीं की थी जो उन्होंने किया। फिर भी उसे महारानी से कोई शिकायत नहीं थी। वो जानता था कि महारानी एक बहुत ही बड़े दुख के समय से गुजर रही है और उस तकलीफ का एहसास भी वो नहीं कर सकता। शिवेश एक योद्धा था, एक फौजी जो जानता था कि बुरे से बुरे हालत में भी किस तरह खुद को संयम में रखना है। सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। एक परेशानी की वजह से 10 चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को वो भली भांति जानता था। इसलिए त्रिशा के खो जाने के बाद भी वो खुद को संभाले हुए था और खुद के साथ साथ उसने पूरे समयपुर को भी संभाला हुआ था। सही, गलत, अच्छा, बुरा, हर एक चीज को परख कर वो अपना कदम उठा रहा था। सुबह होते ही वैदेही फिर से शिवेश के पास आ जाती है। शिवेश तब 10 सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाने के लिए निकल ही रहा था। वैदेही को वहां देखकर शिवेश हैरान हो जाता है। तभी वैदेही उससे कहती है, भाई आप महल की फिक्र मत कीजिए, मैंने सारे सैनिक महल में छोड़े हैं। मैं बस 10 सैनिकों के साथ आपके साथ चलना चाहती हूँ। बाकी के पूरे 180 सैनिक महल के आसपास हैं और सिर्फ माँ के लिए 50 सैनिक हैं जो उनका ध्यान रख रहे हैं। शिवेश समझ नहीं पा रहा था कि वैदेही उसके साथ जाने की इतनी जिद क्यों कर रही है। तभी शिवेश ने वैदेही से पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगी कि तुम्हारा मेरे साथ चलने का कारण क्या है? तुम क्यों मेरे साथ चलने की जिद कर रही हो? तब वैदेही ने नजर झुकाते हुए शिवेश से कहा, भाई, बड़े भाई, आप नहीं जानते उस जंगल के बारे में जितना मैं जानती हूँ। बचपन में उस जंगल के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है। वहाँ अजीब अजीब तरह की चीजें होती है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि उस जंगल में जो जाता है लौट कर नहीं आता, और यही कारण है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं अपना एक भाई खो चुकी हूँ, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। इतना कहते ही वैदेही रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। शिवेश वैदेही के सर पर हाथ रखता है और फिर उसे अपने गले लगा लेता है। कुछ देर उसे यूं ही गले लगाए रखता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है? मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं लौट कर आऊंगा और राजकुमारी निधि को भी अपने साथ लाऊंगा। मुझ पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। वैदेही शिवेश को मुस्कुराकर देखती है और कहती है, मुझे लगता है आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बताया ना भाई कि मैं उस जंगल के बारे में आपसे ज्यादा जानती हूँ। वैदेही की यह बात सुनकर शिवेश आश्चर्य से उसे देखते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी वैदेही दूसरी दिशा में देखते हुए कहती है, इसका मतलब है कि मैं उस जंगल के बारे में सब कुछ जानती हूँ, आप नहीं जानते। बचपन में कई बार मैं उस जंगल में गई हूँ और इस बात की खबर मैंने कभी किसी को नहीं होने दी, क्योंकि उस जंगल में मैंने अपने छोटे छोटे कुछ दोस्त बनाए थे और मैं उनसे मिलने के लिए हर दिन जाया करती थी। एक दिन पिताजी ने मुझे उस जंगल से लौटते हुए देख लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे लगभग महीना भर कमरे से निकलने नहीं दिया और मुझसे मेरी सारी आजादी छीन ली। इतना कहते हुए शिवेश ने वैदेही की बात पूरी करते हुए कहा, अच्छा, तो यही बात है कि पिताजी तुम्हें कभी भी महल के बाहर नहीं जाने देते थे? वैदेही ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं शिवेश को लगा था कि वैदेही एक लड़की है, इस वजह से महाराज प्रहलाद उसे कमजोर समझते हैं और महल से बाहर जाने की आज्ञा उसे नहीं देते। लड़के और लड़की में वो भेदभाव करते हैं।
जब वैदेही ने अपनी नजर झुकाते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो शिवेश को मन में बहुत बुरा लग रहा था। उसने जो महाराज प्रहलाद के बारे में सोचा था वो गलत था। उसे हमेशा ही लगता था कि महाराज प्रहलाद, जो कि शिवांश के पिता हैं, वो एक रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन सच तो ये था कि वो अपनी बच्ची के लिए फिक्रमंद थे, क्योंकि उनकी बच्ची ने उनसे कई बार झूठ कहा था। फिलहाल महाराज प्रहलाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवेश के मन में इस बात का अफसोस था, क्योंकि वो महाराज को ठीक से जान भी नहीं पाया जिन्हें वो पिता कहता था। शिवेश वैदेही से कहता है, ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। इतना कहते हुए शिवेश और वैदेही अपने अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं। उनके पीछे पूरे 20 सैनिक थे जो उनके साथ चल रहे थे। सभी सैनिकों के पास में अपना अपना घोड़ा था, मतलब वो सभी लोग घोड़े से थे, कोई भी पैदल नहीं था। घोड़े से आगे चलते हुए शिवेश ने वैदेही से पूछा, तुम बताओगी इस जंगल में छोटे छोटे कौन से तुम्हारे दोस्त थे? शिवेश की ये बात सुनकर वैदेही मुस्कुरा दी और एक्साइटेड होते हुए कहती है, आप नहीं जानते, वो मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। वो छोटी छोटी तितलियां थी और वहां पर छोटी छोटी गिलहरी भी थी जो मेरी दोस्त है। वो लोग अपनी भाषा में ही बात करते थे। इस बारे में मैंने पिताजी को बताया था, लेकिन उन्होंने कभी बात पर यकीन नहीं किया। शिवेश हंसने लगा। तभी वैदेही उससे कहती है, मैं जानती हूँ आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। सालों बीत गए, मैं जंगल में नहीं गई हूँ, लेकिन अगर मेरे दोस्त आज भी जीवित होंगे तो वो मुझे जरूर पहचान लेंगे और मुझसे बात करेंगे। फिर आपको मेरी बात पर यकीन जरूर हो जाएगा। वैदेही की बात पर हालांकि शिवेश को पूरा यकीन था, क्योंकि उसने रहस्यमय जंगल देखा था, और अगर रहस्यमय जंगल के जैसा कोई जंगल हो सकता है तो वो 16वीं सदी में ही पॉसिबल था। उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि 16वीं सदी में ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच में वो है जिसे जादू की दुनिया कहा जा सकता है। जब वो जंगल के अंदर की ओर जा रहे थे तो शिवेश ने महसूस किया कि उनके साथ चल रहे सभी सैनिक बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस बात से शिवेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर आप सैनिक हो तो आपको जान देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इस तरह डर डर के आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते। शिवेश का बहुत मन कर रहा था कि वो सबको कहे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले ही मेरी तृषा को ढूंढ लूंगा। लेकिन उसके साथ वैदेही थी और उसकी रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए शिवेश ने उन सैनिकों को अपने साथ आने दिया। हाँ, लेकिन एक जगह रुककर शिवेश ने सभी सैनिकों से कहा, मैं आप सबके चेहरे पर डर देख सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आपको किस बात का डर है। आप लोग ये मत भूलिए कि आप लोग एक योद्धा है, एक सैनिक है। जरूरत पड़ने पर आप सबको अपनी जान भी देनी पड़ सकती है, और इस तरह अगर आप डरते रहे तो आप अपनी जान यूं ही गंवा देंगे। किसी और की जान बचाना तो बहुत मुश्किल है। शिवेश की यह बात सुनकर उन सैनिकों के बीच से एक सैनिक निकला और उसने कहा, माफ कीजिएगा युवराज, हमसे गलती हुई है। हम जानते हैं कि डर हमारी ताकत कभी नहीं हो सकता। ये डर ही है जो हमें कमजोर बना देता है। लेकिन इस जंगल के बारे में हमने इतनी सारी बातें सुनी है जो हमें डरने पर मजबूर कर देती है। तभी शिवेश ने उस सैनिक से कहा, मेरा यकीन रखो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है। इस जंगल में जो कोई भी समस्या आएगी मैं उसे अपने ऊपर लूंगा। तुम सबको सिर्फ राजकुमारी वैदेही का ध्यान रखना है। वैदेही पर अगर कोई भी आंच आई तो ये गांठ बांध लेना कि उस जंगल में मैं तुम सबको दफनाऊंगा। शिवेश की बात सुनते ही सैनिक ने अपने कदम पीछे ले लिए। बाकी सब सैनिक बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि उन लोगों को अब अपने अंदर का डर भगाना होगा। तभी शिवेश ने वैदेही के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वैदेही ने शिवेश से कहा, बड़े भाई, प्रीतम का अभी तक कुछ नहीं पता चला। प्रीतम कहाँ गया है? क्या आपने उसे कहीं भेजा है? शिवेश जानता था कि वैदेही प्रीतम को बहुत पसंद करती है, और इस वक्त शिवेश प्रीतम की सच्चाई उसे बता नहीं सकता था। इसीलिए शिवेश ने वैदेही से कहा, प्रीतम को मैंने हिरणपुर राज्य भेजा है, राजकुमारी निधि के माता पिता की खबर लेने के लिए, क्योंकि महारानी रुक्मणी ने उन्हें खत लिखकर पहले ही कह दिया था कि वो उनकी बेटी को हिरणपुर वापस भेज रही है और मेरी और उसकी सगाई तोड़ रही है। शिवेश की बात सुनकर वैदेही ने एक लंबी सांस ली। उसे अब सुकून हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजकुमारी निधि के साथ साथ प्रीतम के लिए भी बहुत चिंतित थी। जब वैदेही को याद आया कि कल जब उसने शिवेश से पूछा था तो उसने इस बात से इनकार कर दिया था कि प्रीतम कहाँ है, उसने आश्चर्य भरी निगाहों से शिवेश की तरफ देखा। शिवेश समझ गया था कि वैदेही क्या सोच रही है। उसने वैदेही के कुछ पूछने से पहले ही कह दिया, कल मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए खुद ही भूल गया था कि मैंने प्रीतम को कहीं भेजा है। उस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, वो ठीक है, इतना ही काफी है। क्या होगा जब शिवेश का कहा हुआ झूठ वैदेही के सामने आएगा? आखिर कहाँ गया है? जैसे जैसे शिवेश और वैदेही जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे,
हर कोई उस जंगल की खूबसूरती को देखकर हैरान था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पिछली बार जब शिवेश वहां आया था तो उसका ध्यान पूरा प्रीतम के ऊपर था। प्रीतम का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसने जंगल की ओर ध्यान नहीं दिया था। वो यहाँ की खूबसूरती को देखकर हैरान था। हालांकि जितना खूबसूरत वो जंगल था उतना ही खतरनाक भी था। वहाँ बहुत खूबसूरत फूल थे, बहुत सारी तितलियां, चिड़ियां, तरह तरह के पक्षी। ये जंगल भी काफी हद तक उस रहस्यमय जंगल की तरह था। वैदेही ने शिवेश से पूछा, बड़े भाई आप कैसे जानते हैं कि निधि यहीं इस जंगल में होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? शिवेश वैदेही को यह बता नहीं सकता था कि वो प्रीतम की वजह से ये जानता है। उसने कहा कि हमने राज्य के आसपास तो सब जगह पहले से ही उसे ढूंढ लिया है और वो कई बार मुझे जंगल देखकर यहाँ आने के लिए कहा करती थी। हो सकता है कि गुस्से में दुखी होकर वो इस जंगल में चली गई हो। मेरा मन कहता है कि वो यहीं कहीं होगी। इतना कहने के बाद शिवेश के दिमाग में कुछ बात आती है और वो वैदेही से कहता है, तुम बताओ, क्या इस जंगल में कोई ऐसी जगह है जहाँ किसी को छुपा कर रखा जा सकता हो? कोई अदृश्य जगह जहाँ कोई जाकर गायब हो जाता हो? मैं इस जंगल के बारे में हर एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे बताओगी जो कुछ भी तुम्हें पता हो? वैदेही कुछ पल खामोशी से सोचती रहती है, फिर याद करके वो शिवेश को बताती है कि वैसे तो भाई जब मैं इस जंगल में आती थी यहाँ मुझे सब अच्छी चीजें ही मिली थी। 2 खरगोश मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो मेरे साथ खेलते थे। मैं महल से उनके लिए खाना छुपा कर लेकर आती थी। कुछ तितलियां जो इंसानों की तरह ही थी, उनके बस पंख होते थे। एक तितली तो लगभग पूरी तरह से मेरे जैसी दिखती थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, मेरी उंगली पर आकर बैठ जाती थी। उसके पंख बहुत खूबसूरत थे। इतना कहते कहते वैदेही को कुछ याद आता है और वो एकदम से ही शिवेश की तरफ पलटकर कहती है, हाँ भाई, एक बार जब मैं जंगल में आई थी तो सब लोग बहुत डरे हुए थे। मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। फिर एक छोटा खरगोश जिसका नाम टुक टुक था, उसने आकर मुझसे कहा कि मुझे तुरंत क्यों इस जंगल से चले जाना चाहिए। सभी छिपे हुए थे। उसने बताया कि जंगल में कुछ ऐसे कीड़े आ गए हैं जो सबको तंग कर रहे हैं। इस वजह से कोई भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, सारी बातें तो बिल्कुल अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ जो कीड़ा देखा था वो एक बड़े से टिड्डे जैसा था। वैदेही की ये बात सुनते ही शिवेश वैदेही को आश्चर्य से देखते हुए कहता है, क्या ये वही कीड़े थे जो अधिकतर निधि को दिखाई देते थे? पिछले कई दिनों से जब निधि और मैं कहीं भी जाते हैं तो हमने महसूस किया था कि वो कीड़े हमारा पीछा कर रहे हैं। अपने बड़े भाई की ये बात सुनते ही वैदेही ने अपने घोड़े की लगाम खींची और उसने फिर अपने भाई को देखा और कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और इतने वक्त से आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? अगर ऐसी बात है तो? शिवेश ने कुछ नहीं कहा और वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। वैदेही भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वैदेही ने फिर कहा, भाई आप जानते हैं इतने सालों में वो कीड़े राज्य में कभी किसी को नहीं दिखे, फिर आपको और निधि को ही क्यों? तभी शिवेश ने वैदेही से कहा, निधि को ढूंढ लेंगे तो इस बात का जवाब भी मिल जाएगा। न जाने वो कैसी होगी, उसके साथ क्या हो रहा होगा। ये सोचकर ही मैं कांप जाता हूँ कि वो किसी तकलीफ में ना हो। वैदेही अपने भाई का दर्द समझ सकती थी, क्योंकि वो भी प्रीतम के लिए अपने मन में कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। हालांकि शिवेश ने उसे कह दिया था कि प्रीतम को उसने हिरणपुर भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। वो प्रीतम को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। घने जंगल में लगभग पूरा दिन बीत चुका था। जहां तक पहले शिवेश प्रीतम के पीछे गया था, वो रास्ता तो पहले ही कहीं छूट गया था। वैदेही हर तरफ अपने बचपन के उन दोस्तों को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला। पूरे रास्ते उसे अपना कोई दोस्त नहीं दिखा। वो जानती थी कि उस बात को बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। ये भी हो सकता है कि वो लोग अब जीवित ही ना हो। जिस पहाड़ की तरफ लोग बढ़ रहे थे, महल से देखने पर लगता था कि वो पहाड़ बहुत ही करीब है, लेकिन लगभग 3 दिन उन्हें उस पहाड़ तक पहुंचने में लगने वाले थे। पूरा दिन बीत चुका था। धीरे धीरे अब अंधेरा होने लगा था। जंगली जानवरों की आवाज चारों ओर से आ रही थी, इसलिए शिवेश ने वैदेही से एक जगह रुककर आराम करने के लिए कहा। साथ ही उसने ये भी कहा कि जब तक राजकुमारी निधि नहीं मिल जाती मैं आराम नहीं कर सकता। मुझे आगे बढ़ना होगा। तुम सब यहाँ आराम करो और सुबह होते ही पहाड़ की तरफ आ जाना। वैदेही ने शिवेश की बात खत्म होने ही नहीं दी। उससे पहले ही मना करते हुए कहा, नहीं, जो होगा जैसा होगा, हम सब साथ में ही रहेंगे। न मैं यहाँ अकेले आराम करूंगी, न आप अकेले उस पहाड़ की ओर जाएंगे। शिवेश जानता था कि वैदेही बहुत जिद्दी है। वो किसी भी तरह उसे मना नहीं कर सकता था। उन लोगों ने एक तालाब के किनारे तंबू लगा लिया। वो तालाब बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी उसमें मौजूद मछलियां चमक रही थी, जैसे तालाब के अंदर बहुत सी लाइट की सीरीज लगी हो और वो सीरीज जैसे पानी में तैर रही हो। वैदेही उस जगह पर घूमते हुए अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी। वो जानती थी कि एक लंबा समय बीत गया है और अब तक वो जीवित नहीं होंगे। फिर भी न जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि कोई तो होगा जो उसे पहचान ले, कोई तो होगा जिससे वो राजकुमारी निधि के बारे में पूछ पाए। तभी उसे वहां एक झाड़ी में हलचल सुनाई देती है।
उस हलचल की आवाज को सुनकर वो थोड़ा डरती है, लेकिन फिर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगती है। वो अपनी तलवार निकाल लेती है और अपनी तलवार से झाड़ी को इधर उधर हटाकर देखने की कोशिश करती है कि झाड़ी के पीछे कौन है। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, जिसकी वजह से वो घबराकर उछल जाती है। तभी शिवेश उससे कहता है, अरे मैं हूं, डर क्यों रही हो? वैदेही शिवेश को देखकर लंबी सांस लेते हुए कहती है, हाँ, अरे भाई आपने तो डरा ही दिया। फिर वैदेही अपने घुटनों पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, इस जंगल में जगह जगह पर डर लगता है, न जाने यह क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तभी शिवेश ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी तक हमारा किसी जंगली जानवर से सामना भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग सब इतना क्यों डरते हो। क्योंकि राजकुमारी वैदेही सही कह रही है, डरने की तो बात है। यह आवाज सुनते ही शिवेश और वैदेही का ध्यान झाड़ियों के पीछे जाता है। झाड़ियों के पीछे से उन्हें दो आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। उन आंखों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसानों वाली थी। जैसे जैसे वो दो चमकती आंखें उनकी तरफ बढ़ रही थी, उन दोनों ने ही अपने कदम पीछे कर लिए, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते थे कि उस झाड़ी के पीछे कौन है। वो चमकती आंखें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो अपना एक कदम आगे बढ़ा रही थी, शिवेश और वैदेही पीछे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे। तभी अचानक से उन चमकीली आंखों वाले जानवर ने एक छलांग लगाई और वो उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके उछलते ही शिवेश ने अपनी राइफल निकाल ली और वैदेही ने अपने दूसरे हाथ में चाकू पकड़ लिया। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ती है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मार डालोगे क्या मुझे? शिवेश और वैदेही देखते हैं कि उनके सामने छोटा सा नेवला है जो अपनी पूंछ को घुमाते हुए उनसे बात कर रहा है। शिवेश के लिए यह पहली बार था, लेकिन वैदेही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वैदेही की खुशी देख शिवेश एक बार वैदेही को देखता है और एक बार उस नेवले को। वैदेही तुरंत ही उसके पास जाकर उसे कहती है, टुक टुक, तुमने मुझे पहचान लिया? वो नेवला हंसते हुए कहता है, क्या बात करती हो राजकुमारी, मैं तुम्हें ना पहचान पाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो नेवला शिवेश की ओर देखकर कहता है, ये महाशय कौन है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। राजकुमारी वैदेही उस नेवले से कहती है, इनसे मिलो, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये सुनते ही वो नेवला उचकते हुए शिवेश के कंधे पर आकर बैठ जाता है और कहता है, बड़े भैया, वाह जी वाह। शिवेश को उस नेवले के पास से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जैसे वो सालों से नहाया नहीं हो। उसने तुरंत ही उसे अपने से दूर कर दिया। इस बात पर नेवला नाराज होते हुए कहता है, हमें तो लगा था बड़े भाई हो, इसीलिए हम आपके करीब आ गए, और आप, लगता है आप और राजकुमारी वैदेही एक ही माँ के बच्चे नहीं हैं। इस बात पर वैदेही जोर जोर से हंसने लगती है और फिर नेवले के पास जाकर कहती है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम हमारी मदद करोगे? वो नेवला राजकुमारी निधि के 2 चक्कर लगाता है और फिर अपने आगे के दोनों हाथ बांधकर कहता है, बताओ क्या मदद चाहिए, हम इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। तब वैदेही ने उस नेवले से पूछा, क्या तुमने जंगल में किसी लड़की को देखा है? नेवले ने कुछ पल सोचा और कहा, लड़की, क्या वो खूबसूरत थी? नेवले को ऐसा कहते देख शिवेश को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें इससे क्या, वो खूबसूरत थी या नहीं, तुम बस इतना बताओ कि क्या तुमने कोई लड़की देखी है? तब वो नेवला शिवेश को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसका एक चक्कर लगाते हुए कहता है, लगता है तुम उस लड़की के प्रेमी हो, लेकिन सच तो ये है कि मैंने कोई लड़की देखी ही नहीं। हाँ, पिछले कुछ समय से एक लड़का जरूर काले घोड़े पर बैठकर इस घने जंगल में आता है और पहाड़ की तरफ जाता है। ये सुनते ही वैदेही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं शिवेश भी समझ गया था कि वो नेवला किस लड़के की बात कर रहा था। वो प्रीतम ही था, क्योंकि टिमटिम काले रंग का था और पिछली बार प्रीतम को ही शिवेश ने उस पहाड़ की ओर जाते हुए देखा था। वैदेही शिवेश की ओर देखकर कहती है, भाई, वो लड़का कौन हो सकता है? जहाँ तक हम जानते हैं कि इस जंगल में तो आने से हर कोई कतराता है। शिवेश अनजान बनकर कहता है, मुझे नहीं पता, होने को तो कोई भी हो सकता है वो। फिर शिवेश नेवले की ओर मुड़कर कहता है, क्या तुमने यहाँ पर कहीं टिड्डे के समान बड़े बड़े कीड़ों को देखा है? शिवेश की बात सुनकर वो नेवला घबरा जाता है और एकदम से उछलकर वैदेही की गोद में चला जाता है और कहता है, डराने जैसी बात क्यों करते हो साहिब? कीड़े, वो भी टिड्डे जैसे बड़े बड़े? ना बाबा ना। क्या सच में वो नेवला उस टिड्डे के बारे में नहीं जानता था, या कुछ था जो वो छुपा रहा था? उस जंगल में जानवर कैसे इंसानों की भाषा बोल पा रहे थे? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।